हाय एवरीवन, मैं हूं शिफाली गिरधरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स। इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं एक लैंडमार्क जजमेंट मोहित मिनरल्स के केस में जो था रिवर्स चार्ज के बारे में। जो ओशियन फ्रेट का रिवर्स चार्ज है, बेसिकली उसके लिए लिटिगेटेड टॉपिक है शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही इसको अल्ट्रा वायर्स सब लोग बोलते आ रहे हैं, बट अभी तक कोर्ट में कहीं पे भी वो फाइनल नहीं हो पाया था। हाई कोर्ट लेवल पे डिसीजंस थे, कुछ एडवांस रूलिंग्स भी थी जिसमें बिल्कुल वियर्ड रूलिंग्स दी गई थी, बट ये केस काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे ना सिर्फ रिवर्स चार्ज के बारे में बल्कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारी कंट्री का उसके बारे में, और साथ ही जो जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशंस हैं उनकी क्या अथॉरिटी है उसको भी क्लियर किया गया है इस जजमेंट के अंदर। तो हम लोग जनरली यही लेते हैं कि जीएसटी काउंसिल ने कुछ भी कह दिया तो वो तो फाइनल होगा। और मैंने देखा है कि अगर आप किसी प्रोफेशनल से बात नहीं कर रहे, तो आप अगर मीडिया में देख रहे हो, व्हाट्सएप मैसेजेस में देख रहे हो या किसी न्यूज़ चैनल पे देख रहे हो, तो वो जीएसटी काउंसिल ने जो बोला उसको एक एक्ट या एक लॉ की तरीके से कन्वर्ट करके हमेशा दिखाया जाता है। इसका एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। काफ़ी टाइम पहले आपको अगर याद होगा तो जो कंपोजिशन लेवी है उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्रीज़ की गई थी, काउंसिल ने पहली कर दी थी। और गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन बहुत लेट लेके आए थे, काफ़ी मंथ्स के बाद बेसिकली उन्होंने, तब तक वो नहीं लेके आए थे। तो मेरे पास एक पर्सन का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि मैडम ऐसे ऐसे मेरी टर्नओवर क्रॉस हो गई, और मैंने तो उसको कन्वर्ट नहीं कराया नॉर्मल लेवी में क्योंकि वो तो इंक्रीज़ हो गई थी टर्नओवर। तो मैंने उनको बोला कब इंक्रीज़ हुई, किस नोटिफिकेशन से? कि नोटिफिकेशन नहीं, ऐसे टीवी के अंदर आया था कि जो कंपोजिशन डीलर है उनकी टर्नओवर जो वो इंक्रीज़ हो गई, उनकी लिमिट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जीएसटी काउंसिल ने जो चीज़ आ गई काउंसिल से, क्या वो लॉ बन गई? तो यहाँ पे कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि जीएसटी काउंसिल की जो चीज़ें हैं जो वो रिकमेंड करते हैं वो रिकमेंडेटरी है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टेट्स को, सेंटर को मानना चाहिए, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है। यानी कि अगर कुछ स्पेसिफिक केसेस में स्टेट्स उससे डिविएट कर सकते हैं, यानी कि जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन हमेशा बाइंडिंग नहीं, वो कोई बाइंडिंग अथॉरिटी क्रिएट नहीं कर रही है। उसको जब एक लॉ में कन्वर्ट किया जाता है थ्रू अ प्रॉपर नोटिफिकेशन फ्रॉम द साइड ऑफ सीबीआईसी, उसके बाद ही वो लॉ में कन्वर्ट होता है। तो ये एक आई विल से कि अदर पार्ट ऑफ द डिसीजन था, बट जो उनका मेन डिसीजन था वो था रिवर्स चार्ज के बारे में। वो रिवर्स चार्ज जो ओशियन फ्रेट पे लगता है, तो मैंने जैसे आपको बोला स्टार्टिंग से ही कंट्रोवर्शियल है। अब जिन लोगों को ऑलरेडी पता है पूरा सिनेरियो उनको ज़रूरत नहीं है, बट जो लोग फर्स्ट टाइम इस सिनेरियो के बारे में देख रहे हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो हमारी जो रिवर्स चार्ज है, जो जीएसटी का लेवी सेक्शन है, वो राइट देता है सब सेक्शन 3 के अंदर। सो 9 फॉर द सीजीएसटी एक्ट एंड 5 फॉर द आईजीएसटी एक्ट। तो वही राइट देता है कि गवर्नमेंट जहाँ पे चाहे वो सप्लायर की बजाय एक रिसिपिएंट जो है उसको नोटिफाई कर सकती है कि रिसिपिएंट जो है वो इस पर टैक्स पे करेगा, ना कि सप्लायर पे करेगा। तो वहाँ पर उन्होंने जो नोटिफाई किया, उन्होंने क्या किया कि जो इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन होते हैं, सीआईएफ इम्पोर्ट्स होते हैं, यानी कि जहाँ पे, सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, आप जब इंपोर्ट कर रहे हो तो आप कह रहे हो कि यार मुझे ट्रांसपोर्टेशन नहीं पता इसकी कैसे होगी। तो मान लीजिए किसी ने आपको गुड्स सेल की, तो अब उसने मान लीजिए आपको मोबाइल सेल किए, ठीक है, अब उसने आपको गुड्स तो सेल कर दी, बट ट्रांसपोर्टेशन अब दूसरी कंट्री से आप कैसे उठा के लाओगे सब कुछ? तो आपने कहा कि नहीं यार तुम यहाँ तक पहुँचा दो, ठीक है, जितना भी उसका खर्चा होगा सब मुझे इकट्ठा मिला के बता दो बिल के अंदर, बस मुझे यहाँ तक चाहिए, इंडिया में चाहिए गुड्स। तो आपका जो एक्सपोर्टर बैठा होगा आउटसाइड इंडिया, वो क्या करेगा? अब गुड्स तो उसके पास हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन तो वो खुद नहीं कर रहा ना। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो किसी थर्ड पार्टी को कांटेक्ट करेगा, फॉरेन कंट्री के किसी सीएनएफ एजेंट को, और उससे बोला उसने कि भाई ठीक है गुड्स जो है इंडिया तक पहुंचाने हैं, उसने इंडिया तक पहुंचा दिए। तो यहाँ पे जो आरसीएम लगाया गया था वो किस चीज़ पे लगाया गया था? जो उस एक्सपोर्टर ने, जो आउटसाइड इंडिया है, उसने जो आउटसाइड इंडिया बैठे हुए फ्रेट फॉरवर्डर्स के साथ जो ट्रांजेक्शन की है सर्विसेज की, इंडिया तक गुड्स को ट्रांसपोर्ट कराने की, उस ट्रांजेक्शन पे अब गवर्नमेंट कह रही है कि जो इम्पोर्टर है इंडिया के अंदर, कि आप उस ट्रांसपोर्टेशन की जो खर्चा है ना उस पर आप रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करो। तो सबसे पहले ये बोलेगा कि भाई मुझे तो पता ही नहीं वो खर्चा कितना है, भाई मैंने तो तुम्हें तुम्हारे घर तक ट्रांसपोर्टेशन लगा के मान लीजिए कोई चीज़ 1 करोड़ रुपए की दी, अब उसमें से कितना ट्रांसपोर्टेशन है, कितना क्या होगा, तो मुझे क्या पता। तो उसके लिए उन्होंने एक नोशनल फिगर भी बता दी थी कि एक नोशनल फिगर हम इतना मान लेंगे, इस पर आप टैक्स पे करो। तो शुरू से ही कॉन्ट्रोवर्शियल था। तो इसमें जो बेसिकली आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते थे, एक सबसे पहला आर्ग्यूमेंट ये था कि जो रिवर्स चार्ज का सेक्शन है वो ये कहते हैं कि आप किसी रिसिपिएंट को नोटिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर सर्विस का रिसिपिएंट इंपोर्टर नहीं है, सर्विस रिसिपिएंट वो है जिसने सर्विस प्रोक्यूर की, वो पर्सन आउटसाइड इंडिया है, तो वो तो रिसिपिएंट है, ये तो रिसिपिएंट है ही नहीं, तो इससे आप कैसे टैक्स लगा सकते हो? इसको कोर्ट ने खारिज किया, और कोर्ट ने कहा कि नहीं, गवर्नमेंट किसी भी रिसिपिएंट को नोटिफाई कर सकती है, तो उसको रिसिपिएंट बोल सकते हैं कि नहीं आप रिसिपिएंट हो तो आप ही टैक्स पे करो। उसने कहा वो अल्ट्रा वायर्स नहीं है। लेकिन रिजेक्ट किस बात पे किया? जो एसएलपी थी रिवेन्यू की साइड से। तो ऑलरेडी हाई कोर्ट में ये केस फेवर में डिसाइड हो चुका था टैक्स पेयर के, तो हाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर एसएलपी लेके गए थे रिवेन्यू वाले, जिसको रिजेक्ट किया कोर्ट ने। तो उन्होंने उनको बोला कि ये जो ट्रांजेक्शन है गुड्स की, इसके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो एक कंपोजिट सप्लाई बनती है दोनों आपस में मिला के। तो सेक्शन 230 रीड विद सेक्शन 8 ऑफ सीजीएसटी एक्ट
कंपोजिट सप्लाई को जो डिफाइन करता है वो ये कहता है कि कंपोजिट सप्लाई का मतलब क्या है। अब सिंपल लैंग्वेज में अगेन आप सब लोगों के लिए, अगर आपने किसी से मान लीजिए कुछ पर्टिकुलर चीज़ें परचेज़ की, आपने 10 बोरी चावल परचेज़ किए, ठीक है, और उसके साथ अब ट्रांसपोर्टेशन भी लगी, तो गवर्नमेंट तो बोलेगी इसमें तो सर्विस है ना ट्रांसपोर्टेशन, और चावल जो है वो गुड्स है। तो उन्होंने कहा कि ये सब छोड़ दो, आप प्रिंसिपल सप्लाई देखो क्या थी। प्रिंसिपल सप्लाई थी चावल, तो इसका मतलब उसके अंदर आपने चाहे इंश्योरेंस किया, उसका जो ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस होता है, या आपने ट्रांसपोर्टेशन की कोई भी सर्विस दी, हम उसको वो मानेंगे जो प्रिंसिपल सप्लाई है। हमें छोटी मोटी जो नीचे उसकी थोड़ी बहुत सप्लाई है उसमें कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने कहा कि कंपोजिट सप्लाई है जिसमें आपने गुड्स इंपोर्ट किए हैं, तो उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है दैट इज़ द पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई। आप उसको सेग्रीगेट करके एक अलग से सर्विस को निकाल के आप उसको टैक्स नहीं कर सकते। दिस इज़ नॉट अलाउड एज पर द लॉ, और ये बहुत ही वेल सेटल्ड है पहले से ही। जब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई थी तो भी अगर आप देखोगे गैरन ट्रंकले के केस में उन्होंने बोला था कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ कंप्लीट कंपोजिट कॉन्ट्रैक्ट। उसके दो टुकड़े करके आप उसको अलग अलग नहीं कर सकते कि अच्छा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में इतनी गुड्स थी और इतनी सर्विसेज थी। उसके बाद लॉ चेंज हुए, बहुत कुछ चेंज हुआ, बट वो एक प्राइमरी बेसिस जो था उस केस ने उस वक्त ले डाउन किया था। एंड इट्स वेरी वेरी ओल्ड केस, हम लोग जब पैदा भी नहीं होंगे तब का। तो अगेन वही चीज़ उन्होंने बोली कि कंपोजिट सप्लाई है, इसलिए इस पर्टिकुलर केस में ओशियन फ्रेट पे आरसीएम जो है वो इनवैलिड है, अल्ट्रा वायरस है, और वो लेवी नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिसीजन तो आ गया, लेकिन आजकल कोर्ट का डिसीजन आने के बाद भी जो गवर्नमेंट के कोर्स ऑफ एक्शंस होते हैं वो डिस्कस करूँगी। मतलब बेनिफिट मुझे यार फाइनली मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोर्ट ने जो कहा वो तो छोड़ो, मुझे एज अ टैक्स पेयर, एज एन इम्पोर्टर ओशियन फ्रेट में पे करती हूँ, मुझे कोई फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे अब गवर्नमेंट या तो ये कर सकती है रेट्रोस्पेक्टिवली लॉ को चेंज करेगी, बट जो फुटिंग है मुझे नहीं लगता कि उससे बहुत ज़्यादा कोई बेनिफिट होगा। फिर भी जो पोजीशन है टैक्स पेयर की काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। दूसरा गवर्नमेंट ये कर सकती है, जो आजकल एक बड़ा रूटीन चल गया है कि जब ऐसी कुछ बात होती है तो गवर्नमेंट बोलती है कि चलो ठीक है मान लिया मेरी गलती थी, लेकिन जिन्होंने पहले पे कर रखे उनको रिफंड नहीं देंगे। तो अगेन ये चीज़ भी गलत है, और अगर आप लिटिगेशन में जाएंगे तो वो भी सस्टेन नहीं करेगी, क्योंकि ये जो प्रोविजन था स्टार्टिंग से ही अल्ट्रा वायरस था, तो आपने पहले पे करा लिया। क्योंकि देखो ये होता है, जब कोई लिटिगेटिव प्रोविजन पड़ा होता है ना, तो सारे जो असेसिंग ऑफिसर्स होते हैं वो नोटिस भेज के फोर्स करते हैं कि यार पे करो पे करो पे करो। 4 साल हो चुके हैं, तो हर कोई इतने साल तक सस्टेन नहीं कर पा रहा होगा। कुछ लोग तो लिटिगेशन के किसी ना किसी लेवल पे होंगे, ठीक है। कुछ लोगों ने सर दर्द की वजह से यार चल ठीक है ना पे कर दे, अभी ठीक है, मतलब उतना लिटिगेशन में जाने का हमारा बजट नहीं है, उस वजह से पे कर दिया होगा। तो कायदे में सबकी रिफंड भी आनी चाहिए, जिनके अगेंस्ट नोटिस हैं वो ड्रॉप होने चाहिए, और जो लिटिगेशन के किसी भी स्टेज पे इस पर्टिकुलर केस को फाइल कर रहे हैं, उसको फाइट कर रहे हैं इस वक्त, उनको सपोर्ट, उनको बैकअप मिलना चाहिए इस पर्टिकुलर डिसीजन की वजह से। आई विल से वेरी लैंडमार्क डिसीजन। और सबसे अच्छी बात है कि जो टैक्स पेयर्स है उनके लिए पॉजिटिव साइड पे है। तो जितने भी लोग अभी ओशियन फ्रेट पे टैक्स पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या किसी लिटिगेशन में उलझे हुए हैं, उन सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर इस इशू से रिलेटेड आपका कोई भी कमेंट है या कोई भी आपकी क्वेरी है, आपका कोई भी इशू है, प्रैक्टिकल इशू है डिपार्टमेंट के साथ जो फंसा हुआ है, तो आप बिल्कुल इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। उनको मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। इसी के साथ ये वीडियो क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।